हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले जो चैप्टर में थे, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। मैंने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में आपको बता दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आपको बता दिया, और भी जो कुछ नॉलेज थी मैंने आपको सब डिलीवर कर दी है। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने आपसे कहा था कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में, 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। डिस्कवरी का पता कैसे लगा? तुमको पता है इस चीज के बारे में। फिर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो नाम देने वाला साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन जो नाम दिया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी भाई? जेम्स चैडविक के द्वारा। मैंने वो बताया था। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात की थी? मैंने बात की थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। इसके बारे में बात की थी। मैंने आपसे कहा था, इसका मैंने प्रैक्टिकल बताया था आपको। डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी भाई जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। शायद आपको याद हो गया होगा अब तो। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? उसने क्या किया था? बेरिलियम की सीट पर, बताया था मैंने, 4Be9। 4 क्या है इसका परमाणु क्रमांक है, और 9 क्या है इसका परमाणु भार। उसने बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की। किसकी बम्बार्टमेंट की भाई? इसने बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की किया की बम्बार्टमेंट। जैसे ही बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई गई तो क्या बाहर हुआ? कार्बन 6 12, और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर हुआ। इस न्यूट्रल पार्टिकल को क्या बोल दिया गया भाई? इसे ही बोल दिया गया न्यूट्रॉन। पता आपको इस चीज के बारे में? ये उदासीन था। कैसे पता लगा उदासीन था? जब इस न्यूट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो इसने किसी भी प्रकार का, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। जैसा पहले था वैसा ही बाद में था। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0 है। बात क्लियर? इसे क्या बोला गया? हमने न्यूट्रॉन बोला था। बात क्लियर थी? फिर मैं बात कर रहा था इस न्यूट्रॉन के बारे में। इस न्यूट्रॉन के बारे में पहले तो मैंने बताई थी आपको अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बताया था मैंने आपको? 2He4। मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास हीलियम गैस है, अगर हीलियम गैस को अगर आप हाई वोल्टेज दे दोगे, अगर आप हाई वोल्टेज दे दोगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसको आप हाई वोल्टेज दे दोगे तो इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो क्या बनेगा? He+2। साथ में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो He+2 बना है, इसी को क्या बोला था आपने? इसी को बोला था आपने अल्फा पार्टिकल। क्या बोला था इसको आपने? अल्फा पार्टिकल। मैंने आपको कहा था अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है +2 यूनिट। कितना होता है? +2 यूनिट। दिख रहा है ना +2 आपको? और इसके ऊपर मास कितना होगा? जितना हीलियम गैस का हो। हीलियम का मास कितना होता है? 4 AMU। ये बात की थी मैंने अल्फा पार्टिकल के बारे में। उसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? न्यूट्रॉन के बारे में। मैंने कहा था न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? कैसे दिखाते हैं भाई न्यूट्रॉन को? न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0N1। दिखा रखा है मैंने ऐसे। ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है भाई चार्ज को। किसको दिखाता है? चार्ज को। और ये ऊपर वाली वैल्यू किसको दिखाती है? ये दिखाती है मास को। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0, और मास कितना होता है इसका? मास कितना होता है? 1 AMU। ये बात है। जब इसके ऊपर चार्ज 0 है मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है तो मैं कहूंगा जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। इसे तो क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसके साथ कोई नो डिफ्लेक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। किसी प्रकार का कोई परावर्तन ना तो उसे वैद्युत क्षेत्र में मिलेगा ना ही उसे चुंबकीय क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो उसे आप चाहे वैद्युत क्षेत्र में रखो चाहे उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखो, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया भाई? न्यूट्रॉन धर। क्योंकि न्यूट्रल था इसलिए नाम क्या धर दिया गया भाई? न्यूट्रॉन। ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ये बात जो है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर इसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा था, वो बात काफी इंपॉर्टेंट थी भाई। क्या बात बताई थी मैंने आपको? मैंने कहा था ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन आप बनाते हो, इस न्यूट्रॉन का जो T12 है, T12 जानते हो ना? T12 है भाई। इसको कैसे लिखते हैं? T यानी टाइम, 1/2, A/2। T12 इसे बोलते हैं हिंदी में अर्ध आयु काल। ये आएगा जब आप 12th में पढ़ोगे। जब 12th में चैप्टर चलता है रासायनिक बलगति की, केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर आता है अर्ध आयु काल। वहां पर देखेंगे जब आता है, इसका जो T12 होता है वो 17 मिनट का होता है भाई। कितना होता है? 17 मिनट का। इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, सुना बात ध्यान से,
न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर स्टेबल है। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। अगर इसे आप बाहर लेके आओगे, अगर न्यूट्रॉन को अगर आपने बाहर लेके आए तो 17 मिनट में न्यूट्रॉन टूट जाता है। टूट के क्या बनाएगा, 0n1 न्यूट्रॉन होता है, ये टूट कर बनाता है प्रोटॉन। एक तो बनाता है प्रोटॉन और साथ में बनाता है इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन और साथ में क्या, इलेक्ट्रॉन। ये सिंबल है प्रोटॉन के, ये सिंबल तो प्रोटॉन का, ये सिंबल किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ये सिंबल तो किसका है भाई, प्रोटॉन का। ये सिंबल किसका है, इलेक्ट्रॉन का। बताऊंगा अभी मैं आपको। इसको तो बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिख रहे हैं ना आप, ये जो लिख रहे हो आप, 0 जो n1 है ये न्यूट्रॉन है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है भाई न्यूट्रॉन। जानते हो आप न्यूट्रॉन का जो टी हाफ है वो कितना होता है भाई, 17 मिनट का। यानी 17 मिनट में न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर टूट जाता है और क्या बनाता है, एक तो बनाता है प्रोटॉन, साथ में क्या बनाता है भाई, इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसे बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये एडवांस की बात है भाई, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ी एडवांस की बात है। इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन साम्य अवस्था सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन साम्य अवस्था सिद्धांत। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यूट्रॉन का टी हाफ कितना होता है भाई, 17 मिनट। यानी 17 मिनट में न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किसमें टूट जाता है, प्रोटॉन में, साथ में इलेक्ट्रॉन में। लेकिन इसके अलावा एक बात और है, यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर एक पार्टिकल और बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। उसे क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। बताऊंगा अभी मैं आपको, मैं अभी आपको सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताऊंगा, वहां पर बात की जाएगी इसकी। लेकिन अभी आप ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का जो टी हाफ है वो कितना होता है, 17 मिनट। यानी 17 मिनट में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाद टूट जाएगा और क्या बनाएगा, प्रोटॉन, साथ में क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात क्लियर है। ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ये बात थी किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। बात क्लियर है। अब सुनो बात ध्यान से। अब मैं बताता हूं आपको, पहले एक टेबल बता देता हूं, उस टेबल के बाद में मैं आपको सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानकारी दूंगा भाई। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। अभी तक आप तीन ही जानते हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणविक अणु। अरे भाई परमाणु के अंदर तो उप परमाणु तो होंगे, इन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन है उन्हें आप क्या बोलोगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। परमाणु के अंदर होते हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके अलावा और भी होते हैं, मैं बात करूंगा उनके कौन कौन से, उनको हम वन बाई वन डिस्कस कर लेंगे भाई। सबसे पहले बना रहा हूं टेबल। ध्यान से, टेबल क्या है, यहां तो लिख रहा हूं पार्टिकल। ये टेबल तुम्हारी एनसीईआरटी बनी हुई है और टेबल काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखो जी, यहां तो ले रहे हैं पर पार्टिकल, यहां तो क्या ले रहे हैं जी, यहां हम ले रहे हैं पार्टिकल। पार्टिकल कौन से, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां क्या लेंगे, यहां ले लेंगे उनका चार्ज, नहीं इसका सिंबल ले लेते हैं। यहां पर यहां ले लेते हैं उसका सिंबल कि कैसे लिखते हैं उसको। यहां ले लेंगे उसका चार्ज। चार्ज भी तो होंगे, एक चार्ज तो हमारे पास होगा रिलेटिव चार्ज और एक हमारे पास होगा एब्सोल्यूट चार्ज, जो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है। हम तो रिलेटिव मान के चलेंगे भाई, एब्सोल्यूट चार्ज। फिर हम लेंगे एक मास। मास हमारे पास एक तो हमारे पास होगा केजी में और एक हमारे पास होगा एएमयू में। ठीक है, चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। या तो लिखेंगे पार्टिकल्स, फिर लिखाएंगे सिंबल। सिंबल कैसे लिखते हैं भाई, उनको चार्ज दोगे तो रिलेटिव चार्ज होगा और एक एब्सोल्यूट चार्ज होगा और एक मास होगा किलोग्राम में, साथ में होगा हमारे पास एएमयू में। बात क्लियर, सही हो। तुम्हारे सिलेबस में तीन ही चलते हैं। अगर मैं बात करूं सब एटॉमिक पार्टिकल की, देखो जी, अगर मैं बात करूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं उप परमाणविक अणु। क्या बोलते हैं, उप परमाणविक अणु। जो आपके पास प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, कंबाइंड रूप से उन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणविक अणु। अगर मैं बात करूं इनकी संख्या की तो लगभग 267 होते हैं। ये 267 होते हैं संख्या में, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 4 या 5 ही चलते हैं और हमको भी उनसे बात करनी है, हमको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है एडवांस में, लेकिन संख्या ज्यादा होती है इनकी। और ये जो सबके सब क्या कहलाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। हमको पूरा से मतलब नहीं है, हम तो वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है और हमारे काम के। सबसे पहला हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है पार्टिकल, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन। पहला पार्टिकल कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं -1 E0। ये सिंबल है इलेक्ट्रॉन का, किसका सिंबल है, ये सिंबल है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा जाता है, -1 E0। आप जानते हो इसको क्या होता है, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है चार्ज को, और ये किसको दिखाता है, मास को। बताया था मैंने आपको, मैंने जब आपको लिखा था 0n1, तो ये किसको दिखाता है, चार्ज को, ये किसको दिखाता है भाई, मास को। अरे बताया था कि नहीं बताया था, ऐसा ही होगा। ये जो मैंने लिखा है -1
E0। ये -1 किसको दिखाता है? चार्ज को, और 0 किसको दिखाता है? मास को। बात क्लियर है? चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? इसके ऊपर चार्ज होता है रिलेटिव चार्ज -1। कितना होता है? -1। और अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करूं तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू माइनस लगेगा भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लगाएंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एब्सोल्यूट चार्ज है। रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1। बात क्लियर है? अब देखो मास किलोग्राम में कितना होता है निकलवाया था मैंने, अगर आपको पता हो तो। मैंने जब आपको मिलीकन का तेल बिंदु प्रयोग पढ़ाया था, मिलीकन का ऑयल डोप एक्सपेरिमेंट, वहां पर मैंने इसका मास निकलवाया था 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है? -31 kg। किलोग्राम इतना होगा, ग्राम में 3 घटा दो आप, कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। एएमयू कितना मानते हैं? एएमयू इसका मास मान के चलते हैं हम 0। कितना मान के चलते हैं भाई? 0। क्योंकि इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का इतना होता है 1836, 1/1836, तो लगभग 0 ही मान के चलते हैं हम इसको। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो 1/, ठीक है, 1835 जो मान के चलो आप। ठीक है, ये बात है भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो आप इस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिंबल क्या होता है? -1 E0। -1 क्या दिखाता है? ये दिखाता है -1 चार्ज को, ये किसको दिखाता है? मास को। चार्ज कितना होता है? रिलेटिव चार्ज -1 होता है। एब्सोल्यूट चार्ज परमानेंट वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फिर किलोग्राम में मास कितना होता है इसका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर आपको ग्राम में लेना है तो कितना कर दोगे? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और एमएम कितना होता है? 0, या आप कह सकते हो 1/1836। क्लियर बात है? अब आ जाओ दूसरा हमारे पास होता है भाई प्रोटोन। क्या होता है जी? प्रोटोन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोन। प्रोटोन किसे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं +1 P1। क्या दिखाते हैं? +1 P1। समझे? P मतलब क्या होता है? P मतलब प्रोटोन, +1 क्या है? चार्ज है इसके ऊपर, 1 क्या है? इसका मास। तो देखो इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज कितना होगा, दिख रहा है आपको यहां से? या -1 या क्या अपने पास +1। चार्ज कितना होता है? सेम टू सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का चार्ज सेम टू सेम, बस साइन का अंतर है। यहां क्या आ जाएगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो वेट, देखो इसका जो वेट होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर आपको ग्राम में चाहिए कितना ले लोगे? 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। चॉइस हो जाएगा भाई, 3 घट जाएगा इसमें। इसका मास एमयू कितना लेके चलते हैं? 1। इसका मास एमयू में 1 लेके चलते हैं भाई। ये बात है प्रोटॉन की। वहां पे देख लो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? +1 P1। ये +1 चार्ज है, ये हमारे पास मास है। रिलेटिव चार्ज क्या होगा? +1 होगा। एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसा इलेक्ट्रॉन पे है वैसा ही प्रोटॉन पे, साइन का अंतर है। वेट कितना होगा? 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ग्राम में लोगे तो क्या हो जाएगा? 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। एमयू में लोगे तो मास कितना आएगा? हमारे पास 1 आएगा। आ जाओ जी। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन पे क्या था सिंबल? -1 E0, यानी इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज कितना होगा? -1 होगा। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात क्लियर है? मास किलोग्राम में कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर आप उसको ग्राम में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। एमयू कितना होगा? 0 या 1/1836 मान सकते हो आप। इधर आ जाओ। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? +1 P1। +1 क्या है? चार्ज। ये क्या है अपने पास? मास। चार्ज कितना होगा? +1 होगा। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है बस उसका साइन कन्वर्जन चेंज कर दो आप। ये माइनस में, ये प्लस में। +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। किलोग्राम में मास कितना होगा? 1.672 इंटू 10⁻27 kg। अगर आपको ग्राम में चीज क्या कर दोगे? 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। चॉइस हो जाएगा भाई यहाँ पर। अब एमयू चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? मास कितना होता है? 1। अब अपने पास आ जाए थर्ड अपने पास न्यूट्रॉन। क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन। हाँ जी, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? बताया था मैंने आपको, 0N1। क्या होता है हमारे पास? 0N1। अरे बताया था ना, अभी डिस्कवरी न्यूट्रॉन में बात की थी मैंने न्यूट्रॉन की। ये किसको दिखाता है? चार्ज को। ये किसको दिखाता है भाई? मास को। चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? 0। इसका रिलेटिव चार्ज भी 0 होगा। इसका एब्सोल्यूट चार्ज भी कितना होगा? 0 तो होगा। जब चार्ज 0 है तो काय का रिलेटिव, काय का एब्सोल्यूट, बात 0 ही होगी। मास कितना होगा इसका? इसका होगा 1.674 इंटू 10⁻27 kg। देखो आप, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, वो प्रोटॉन का और जो न्यूट्रॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली सेम सा ही है लगभग। और एमयू मास कितना होता है इसका? इसका भी कितना होता है अपने पास? 1 होता है। देख लीजिए साहब, इसका मास और इसका जो मास है अप्रोक्सीमेटली सेम मान के चलते हैं हम। यानी हम कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इसको होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। लेकिन ज्यादा होगा किसका? न्यूट्रॉन का। ज्यादा तो होगा, थोड़ा ही ज्यादा होगा किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। बात समझ आ रही है यहाँ तक की? ये टेबल देख लीजिए आप, ये टेबल आपको पूरी क्लियर हो जाएगी भाई कि टेबल क्या कहती है। दिख रहा है साहब साहब? फिर बता रहा हूं आपको, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? -1 E0। नीचे वाली वैल्यू किसको दिखाती है? चार्ज को। ऊपर वाली वैल्यू किसको दिखाती है? मास को। चार्ज होगा -1
और फुल वैल्यू क्या होगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट चार्ज। फिर हम बात करेंगे मास की, किलोग्राम में कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ग्राम में लोग कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 kg, वो 8 ग्राम, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। आ जाओ ए में कितना होगा 0, या आप कह सकते हो 1/8036। आ जाओ भाई प्रोटॉन का क्या होगा +1 P1, +1 किसको दिखाता है चार्ज को, 1 किसको दिखाता है भाई मास को। आ जाओ रिलेटिव चार्ज कितना होगा +1 होगा, एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किलोग्राम में मास कितना होगा 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में लोगे कितना हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। ए में मास कितना होगा इसका 1 होगा। आ जाओ लास्ट में न्यूट्रॉन क्या होता है 0 n1, 0 किसको दिखाता है चार्ज को, ये किसको दिखाता है मास को। चार्ज कितना होगा 0 होगा, रिलेटिव भी ये होगा तो एब्सोल्यूट भी ये होगा। किलोग्राम में मास कितना होगा 1.674 इंटू 10⁻27, ये 10 है भाई ध्यान रखना, 10⁻27 kg। ग्राम में कितना हो जाएगा -24 ग्राम। ए में मास कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो देख लीजिए आप इस टेबल को ध्यान से, ये टेबल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देख लीजिए आप टेबल को, पूरी टेबल आपको क्लियर हो रही होगी टेबल क्या कह रही है। इसके अलावा एक बात और सुनो, ये टेबल आपको क्लियर है, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जगह नहीं है थोड़ा साफ करना पड़ेगा। यहां से टेबल समझ आ गई आपको। देखो जी एक बात और बता देता हूं कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है, जो प्रोटॉन का, ये बात नोट वाली है भाई, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट लगा देते इसको। जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से, देखो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है 1836 गुना। यानी प्रोटॉन का जो मास होगा इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मास तुम 1 मान के चलो, अगर इलेक्ट्रॉन का मास तुम 1 मान के चल रहे हो तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा 1836। यानी जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है। बात समझ आ रही है। प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है 1836 गुना। इसके अलावा एक बात और है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1839 गुना होता है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में ये पॉइंट हमारी काफी मदद करेंगे कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है 1836 गुना, और जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है 1839 गुना। कितना होता है 1839 गुना। आपको बात क्लियर हो गई होगी कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होगा, प्रोटॉन का मास उससे कम होगा, और सबसे कम मास किसका होगा इलेक्ट्रॉन का ही तो होगा। हमको बात दिख रही है साफ साफ कि जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो ज्यादा होगा किससे प्रोटॉन के मास से, और प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा किसके मास से इलेक्ट्रॉन के मास से। देखो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अरे भाई न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1839 गुना है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास मान लो 1 लेके चल रहे हैं तो बताओ न्यूट्रॉन का मास 1839 होगा कि नहीं होगा, अगर 1 मान के चल रहे हैं तो। प्रोटॉन का मास जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का मास का 1836 गुना होता है। अगर आपने इसको भी 1 माना है बताओ 1836 आएगा नहीं आया, तो 36 बड़ा होता है 39 बड़ा होता है, ये तो बड़ा होगा। अरे सोचो अगर आपने मान लिया, अगर मान लिया कि एम ई बराबर अपने पास 1 है तो यहां तो वैल्यू कितनी आएगी 1836 आएगी, यहां वैल्यू कितनी आएगी 1839 आएगी। बड़ी वैल्यू कौन सी ये तो है, तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होगा, उसके बाद प्रोटॉन नंबर, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। बताओ ये बन के आएगा नहीं आएगा उधर कि न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन से ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन से क्या होगा अपने पास, प्रोटॉन का जो मास होगा इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होगा ज्यादा। बताओ ऑर्डर बन के आएगा नहीं आएगा। ध्यान से देख लीजिए आप इस टॉपिक को, ये जो नोट वाला पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है, और जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1839 गुना होता है। भाई कितना होता है 1839 गुना। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ये बात काफी इंपॉर्टेंट है भाई कि प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है, और जो न्यूट्रॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है 1839 गुना। इस प्रकार ऑर्डर हमारे पास ये आएगा। तो ये बात थी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी मुझको और भी बात करनी है काफी, ये तो मैंने जो आपके सिलेबस में थी वो बातें कर ली मैंने, थोड़ी बात हम और करेंगे, वो टॉपिक भी आपके सिलेबस में है लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। पहले हमको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, और इनके ऊपर चार्ज और इनके मास क्या होते हैं किलोग्राम में और एम में, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास काम आएगी जब हम बात करेंगे E/m की। हम जब बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला था मैंने बताया था आपको स्पेसिफिक चार्ज, क्या बोलते हैं इसको विशिष्टावेश, क्या बोलते हैं इसको विशिष्टावेश, इसको बोलते हो आप चार्ज टू मास रेशियो, क्या बोलते हैं इसको चार्ज टू मास रेशियो। बात क्लियर है। वहां पर ये वैल्यू हमारे पास काफी काम आने वाली है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको अब तक जो पढ़ाया गया है उसमें से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नहीं 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन तो दिया जाएगा आपको यहाँ इसके ऊपर, और एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ऊपर। देखते हैं कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया है। फिर कह रहा हूं अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जब तक आप पूछोगे नहीं
मुझे नहीं पता लगेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं देख के पता लगा लेता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपके पास एक ही तरीका है कि आप या तो व्हाट्सएप के द्वारा या आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं आपको तुरंत वही समझाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। ये सारे के सारे क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबके सब क्या है, ये सबके सब क्या है भाई, ये सबके सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर होते हैं ना, इसलिए क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में।